दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापा अंत नहीं। तकरीबन शाम का समय था। हरिप्रसाद जी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे और आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारे जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुनहरे पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बही जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ सा लग रहा था। आज सुबह से ही हरिप्रसाद जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा साहिल भी जल्दी ही ऑफिस चला गया था। हरिप्रसाद जी ने कराहते हुए अपनी बहू सुरभि को आवाज लगाई, बहू, ओ बहू, बहू जरा साहिल को फोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं शेष रही। हरिप्रसाद जी के इतना कहने की देर थी कि तभी उनकी बहू सुरभि तो जैसे उन पर बरसने को तैयार ही खड़ी थी। बाबूजी, ऐसा क्या हो गया? क्यों आपने सारा घर सर पर उठा रखा है? कमरे में आते ही कहने लगी, बाबूजी, आपको तो और कुछ काम धंधा है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गई हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। अगर हर तीसरे दिन ऐसे ही काम को छोड़कर आते रहेंगे तो उनके ऑफिस वाले उन्हें दफ्तर से निकाल देंगे और वे घर पर बैठ जाएंगे। फिर हम खाएंगे क्या? कभी सोचा है आपने? कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखेंगे तो उल्टियां ही करोगे ना। बहू की जली कटी बातें सुनकर हरिप्रसाद जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी निर्मला जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक डालकर शरबत बनाकर दे दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए हरिप्रसाद जी ने अपनी पोती रिया को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कह दिया। रिया ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। हरिप्रसाद जी ने जैसे ही हिम्मत करके नींबू पानी पिया और पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी होने के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही सुरभि ने गिलास टूटने की आवाज सुनी, वे दौड़ती दौड़ती रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। सुरभि ने आते ही बाबूजी पर तानों की बौछार शुरू कर दी। जानते हैं बाबूजी, कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह का कहा गया एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की भांति चुभ रहा था। बड़बड़ाते हुए बहू अपने कमरे में चली जाती है। अब दोपहर के 2 बजने को आए थे और उल्टी की वजह से बाबूजी के पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोर से भूख भी लग रही थी, लेकिन बहू से कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जैसे ही बढ़े ही थे कि सुरभि ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई, तो बड़े नौटंकी है। आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुरभि ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए हरिप्रसाद जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन हरिप्रसाद जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक न गया था। शाम को जब उनका बेटा साहिल घर पर आया तो वह सीधा अपने बाबूजी के कमरे में गया। तो उसने पूछा, बाबूजी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हरिप्रसाद जी ने उसे अपना हाल कह सुनाया तो साहिल बोला, तो आप मुझे बता सकते थे ना, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ही हरिप्रसाद जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू सुरभि उनके तरफ देखकर कड़वी निगाहों से घूरने लगी। हरिप्रसाद जी वहीं चुपचाप होकर खड़े रह गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोल रहे थे?
अब साहिल ने अपने बाबूजी से जानना चाहा, बेटा मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाइयाँ तो मैं 2 दिन पहले ही लेकर आ गया था। मैंने सुरभि को दे भी दी थी। सुरभि, तुमने बाबूजी को दवाइयाँ क्यों नहीं दी? सुरभि दौड़ती हुई आई और बोली, जी मैं वह काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। जी वो बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन साहिल ने अपनी पत्नी को आवाज लगाती हुई। सुबह साहिल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। साहिल ने कहा, बाबूजी ये क्या कर रही हैं आप? आपको यह सब काम शोभा नहीं देते? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से करता हूँ। यह सुनकर साहिल चुप हो गया। जब साहिल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुरभि की जान में जान आई। सुरभि बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ न मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। अच्छा नाटक है आपका। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना ज़रूरी था क्या कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ? तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर हरिप्रसाद जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटियां तो दे दो। कहते हुए हरिप्रसाद जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सुरभि ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए हरिप्रसाद जी को रात की बची हुई बासी रोटी दे दी और साथ में उनके हाथ में आगे चाय पकड़ाते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपने अंजाम को सोच लीजिएगा। यह कहकर सुरभि तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। हरिप्रसाद जी फिर से अपनी पत्नी की तस्वीर को देखने लगे और मन ही मन दुखी मन से बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, तुम्हारी बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवास हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो हरिप्रसाद जी पुरानी बासी रोटी पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह हरिप्रसाद जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूट गया है। ये कहते हुए साहिल ने सुरभि को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, कहाँ हो? आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। सुरभि ने साहिल के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन साहिल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे हमेशा डांट खिलवाते रहते हैं, रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। बहू, वो मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता था, इसलिए मैंने साहिल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्च नहीं बताता हूँ। हरिप्रसाद जी डरते डरते बोले, अच्छा कह तो ऐसे रही हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं और काम करते हैं जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर पर पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में ही पड़े रहिएगा। आपको अपने बेटे के सामने ज्यादा चला के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धाश्रम में भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। हरिप्रसाद जी की पोती रिया अपनी माँ से कहने लगी, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोल रही हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। रिया माँ के मुंह से रोज रोज यह बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ आप यह दादाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। सुनते ही सुरभि ने रिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया और कहने लगी, खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर हरिप्रसाद जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से हरिप्रसाद जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी।
वे अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप रह जाते थे कि वे अपने बेटे के घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। हरिप्रसाद जी बीच मझधार में फंसे हुए थे। हरिप्रसाद जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बातें बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब साहिल अपने ऑफिस चला गया और रिया अपने स्कूल चली गई, तो सुरभि भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करने पर हरिप्रसाद जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। वह बहुत परेशान थे और उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा था। सुरभि जब वापस आई तो देखा कि बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए? बाबूजी, आज आने दो उन्हें घर पर। आज उनकी खैर नहीं, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। रिया भी घर पर आ गई थी और साहिल के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन हरिप्रसाद जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर सुरभि डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि साहिल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। साहिल के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए बाबूजी? क्यों चले गए? आखिर क्या बात हुई होगी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर सुरभि के पसीने छूटे जा रहे थे। आखिरकार बाबूजी की जिम्मेदारी तो साहिल ने उसे ही दी थी ना। साहिल सुरभि पर पूरा विश्वास करता था और सुरभि भी साहिल के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का पूरा ढोंग करती थी, लेकिन उसे सुरभि की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब साहिल ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में सीधा ही चला गया और बाबूजी के न मिलने पर सुरभि से उनके बारे में पूछने लगा। सुरभि कांपते हुए बोली, वो आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम घर पर नहीं थी क्या? जी, मैं वो किटी पार्टी में गई थी। साहिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टियां। अगर मेरे बाबूजी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए साहिल सोचने लगा, शायद बाबूजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में ही रुक जाया करते थे। शायद सुरभि के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने सुरभि पर आंख मूंद कर विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। साहिल आज अंदर से आत्मग्लानि महसूस कर रहा था। कहते हुए साहिल बाबूजी की खोजबीन में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो न हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। साहिल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, हताशा और निराशा से भरा हुआ। सामने ही देखा था कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे और लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। उन्हें रोता देखकर साहिल को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। बाबूजी कभी आत्मविश्वास के साथ रहा करते थे, वे आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। साहिल देर न करते हुए भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उसके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर हरिप्रसाद जी भी अपने आप को संभाल न पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। बाबूजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुरभि ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों रहे बाबूजी? यह मैं भी जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सुरभि ने आपको जो घाव दिए हैं उसी के घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे साथ घर चलिए। साहिल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा तो हरिप्रसाद जी ने घर जाने से साफ साफ मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन साहिल नहीं माना और किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस ले आया। उसने अपने बाबूजी की एक ना सुनी। घर आते ही सुरभि को देखकर साहिल का खून खौल गया। साहिल ने सुरभि से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज ये नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर साहिल को नहीं रोका। साहिल का गुस्सा देखकर सुरभि के होश उड़ गए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह आज सुरभि को नहीं छोड़ने वाला था। यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदहाल कर दिया है और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती रही। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उससे तो मैं ब्याज समेत वापस लूँगा। तुम अभी के अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। और साहिल ने सुरभि के मायके में फ़ोन लगा दिया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से, मुझे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। साहिल ने जो किया वह देखकर सुरभि हक्की बक्की सी रह गई थी। हरिप्रसाद जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बेटा, तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पति पत्नी ही नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बिटिया पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वो है सुरभि। साहिल ने सुरभि के कपड़े बैग में पैक किए और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहने लगा, अब तुम जा सकती हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। साहिल कहने लगा, आज जाएगा तो वो है सुरभि। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं होगी। और कहने लगा, मुझे ऐसी पत्नी की ज़रूरत नहीं है। सुरभि ज़ोर ज़ोर से रोती हुई बोली, बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज सुरभि उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी वह नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। हरिप्रसाद जी बहू से बोले, बहू, साहिल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। देख बेशरम, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म उठाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में ज़मीन आसमान का परिवर्तन आ गया था। अगले दिन सुरभि बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय टेबल पर रखकर सुरभि चली जाती है। हरिप्रसाद जी की पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि हे भगवान, हर माता पिता को साहिल जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।